सो जय हिंद आप सभी को स्टूडेंट्स। जो हम लीडरशिप एंड मैनेजमेंट जो कि हमारा IMED का 5th चैप्टर था यार, उस बार वीडियो बनाना थे, अचानक वीडियो कट गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो हम ना चाहते हुए भी इसका 2 पार्ट होगा ही। तो हम लोग आप सभी जानते होंगे उसमें जो मतलब लीडरशिप थी उसकी हम विभिन्न डेफिनेशन को देख रहे थे जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई थी। बर्नार्ड तक का हम देख लिए थे, आगे 3 लोगों बता ही दिया था, बर्नार्ड का आखिरी था। तो अब इसके बाद बताएंगे नहीं, 3 है, तीनों बहुत है। अब आ जाते हैं कि हम लोग मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन क्या होता है यार, थोड़ा आंधी आ रही है, मिनट देख के आ रहे हैं। तो भाई अब चलिए मोटिवेशन समझ लेते हैं। मोटिवेशन से क्या अभिप्राय, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है तो मुख्य कारण लिखिए। पहले तो आप ये जान लीजिए मोटिवेशन को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। तो ये जान लीजिए कि किसी व्यक्ति की वो भावनाएं अथवा इच्छाएं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों यानी क्या हुआ कि किसी व्यक्ति की वो भावना, जैसे आपके अंदर कोई इच्छा है कि यार मुझे यूट्यूबर बनना है, भाई मुझे यार इंजीनियर बनना है, तो क्या किसी व्यक्ति की वो भावना जो आपके अंदर है भाई मुझे इंजीनियर बनना, वो भावना आपको कहीं कहीं अगर आप उस भावना से लगाव रखते हैं तो भावना आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। भाई आप कार्य करो, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर जैसा काम करो। तो वही है ना कि किसी व्यक्ति की वो भावनाएं, आप व्यक्ति हो, आपकी वो भावनाएं जो अथवा इच्छाएं जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, अभिप्रेरणा या प्रोत्साहन कहलाती है। जिससे देख क्या है, प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन यानी मोटिवेशन है वह प्रेरणा का एक स्रोत है जिससे व्यक्ति में कार्य करने की, वो प्रोत्साहन जो है वह प्रेरणा के एक ऐसा स्रोत है जिससे व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है और वह अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके व्यापार के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करता है। ठीक है, कि मतलब समझ गया ना कि प्रोत्साहन प्रेरणा का वह स्रोत है जिससे व्यक्ति में कार्य करने की तीव्र इच्छा जागृत होती है और वह अपने सामर्थ्य और शक्ति यानी सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करके व्यापार के लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करता है। ये होता है बेसिकली मोटिवेशन। तो मोटिवेशन सिंपल व्यक्ति की वो भावनात्मक इच्छा जो उसे किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और उस कार्य को करने के लिए वो अपने पूरे सामर्थ्य और शक्ति का प्रयोग करता है, उसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। अब ये जान लीजिए मोटिवेशन के मुख्य कारक कौन कौन से। नंबर 1 क्या होता है, कौन कौन सा, जैसे कौन वो फैक्टर है जो एक व्यक्ति को मोटिवेट करता है। जैसे कि आप मान लीजिए केमिस्ट्री का एग्जाम दिए, केमिस्ट्री का टेस्ट दिया, आप नंबर 1 पोजीशन में आ गए, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है वो आपको मोटिवेट करती है, भाई केमिस्ट्री में और मेहनत करो, दबदबा अपना कायम रहे। तो वैसे जान लीजिए अगर कोई वर्कर है तो उसे एक कंपनी में काम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मोटिवेट करती हैं, उस चीज़ को आइए हम लोग जानते हैं। नंबर 1 क्या होता है, पहला उपलब्धि, जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट। इस चीज को ऐसे समझिए, कार्य में सफलता, समय से पहले कार्य की समाप्ति कर्मचारियों को विशेष संतुष्टि देती है। जैसे देखिए कोई कार्य कर रहा है कंपनी में और आपको उस कार्य में सफलता मिले तो आपको खुशी नहीं होगा। कोई काम दिया गया भाई आपको एक काम 3 दिन में कंप्लीट करना, आप लोग 2 दिन में ही कंप्लीट कर ले रहे हो, ये चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, कहीं कहीं आपको जरूर मोटिवेट करेगी। तो यही वो चीज़ है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं नए कौशल सीखने का मौका मिलता है। तो व्यक्ति को अपने अंदर से ऐसी फीलिंग आती है भाई अब मुझे इस जो नया मैं स्किल सीखा हूँ इसके आधार पे नहीं बस केवल सीख ली, बल्कि इसके आधार पे हमें अपना खुद का विकास करना है। ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए क्या होती है, पदोन्नति। अब जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, वही पोस्ट है, फिर क्या ही मजा मिलेगा। लेकिन जैसे आप मान लीजिए 3 साल काम करें, 3 साल करने के बाद आपका प्रमोशन हुआ, फिर आपका प्रमोशन हुआ, फिर आपका प्रमोशन हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, एडवांसमेंट यानी पदोन्नति। पदोन्नति से कर्मचारी का मनोबल, विश्वसनीयता, कंपनी के प्रति समर्पण का भाव बढ़ता है। अब पता लगा एक व्यक्ति तन मन धन के साथ आपकी कंपनी के लिए काम कर रहा है और 10,000 रुपये से आप उसका 100 रुपया बढ़ा ही नहीं रहे हो, तो कोई थोड़ी भी काम करेगा। लेकिन आप देख रहे हो नहीं यार ये लड़का जो है, ये बंदा जो है काम कर रहा है, तो आप उसका बढ़ाइए पेमेंट, उसका पोस्ट बढ़ाइए, आपके लिए और काम करेगा। और इसके बाद क्या होता है, पहचान। देखिए
जितने भी लोग काम करते हैं, जब आप अच्छा काम करते हो तो कहीं न कहीं जो आपका पहचान होता है संगठन में ना, वह बढ़ता है। संगठन में आपकी पहचान जो है बढ़ती है। तो वही है कि पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या होता है, यानी कि अच्छा काम करने से संगठन में आपकी पहचान बढ़ती है। दायित्व और अधिकार, कर्मचारियों को अपने कार्य से संबंधित दायित्व और अधिकारों का प्रयोग करके अपार संतुष्ट एवं सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे हैं, जब आप उस पोस्ट से रिलेटेड जो आपके दायित्व हैं कि भाई आपको 8 बजे तक यहाँ वर्क करना है, जब आप उसको कार्य करते हो ईमानदारी से, तो आपको आत्मा अंदर से बहुत संतुष्टि देगी, भाई चलो ठीक है। जैसे जो लोग चोरी करके भले 100 रुपये कमा ले, लेकिन जो व्यक्ति है थोड़ा भूखा है ईमानदारी से, तो उसको वो चीज़ अपने अंदर ही मोटिवेट करती है। तो वही चीज़ कह रहा है कि कर्मचारी अपने कार्य से संबंधित दायित्व का प्रयोग जब करता है, दायित्वों को निभाता है, तो उसे अपार संतोष मिलता है। साथ ही साथ जब वो अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो उस चीज़ से भी उसको अपार संतोष एवं सुख मिलता है। अब देखिए वर्क, अब वही कह रहा है कि कार्य से संबंधित नकारात्मक घटक व्यक्ति को या कामगार को हतोत्साहित करते हैं, जबकि सकारात्मक घटक उसके प्रोत्साहित करते हैं। अब ये भी कह रहा है कि जो मोटिवेशन है उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हतोत्साहित करती है। जैसे अभी तक जो मैं देखा, वो एक व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं किसी काम को काम करने के लिए। दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों पानी पी रहा हूँ। आज के दिन मैं पूरा IMED खत्म करने के लिए प्रण ले लिया हूँ। 5वां चैप्टर चल रहा है, तो इतना बोलेंगे तो आप समझ लीजिए क्या ही कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। तो अब तक हम देख लिए कि क्या चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो व्यक्ति को हतोत्साहित करती हैं। तो उसमें पहले चीज़ आ जाता है वेतन। देखा, उचित वेतन एवं भत्ते न मिलने की स्थिति में कामगार हतोत्साहित होता है। देखिए भैया, अगर आप कहीं 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आपको 500 रुपया मिल रहा है, तो आप एक समर्पण के भाव से अच्छा काम करोगे। अब पता लगा आपको 8 घंटा काम कर रहे हो, 200 रुपया मिल रहा है, तो एक समझदार जो व्यक्ति होता है वह कहेगा कि भैया इतना काम के लिए ईमानदार नहीं होना है, देंगे आखिर 200 रुपया, तो आखिर क्यों अपना हाथ पैर तोड़ लेना है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन जब आप उसको फैसिलिटी देते हो वो सब चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क करता है। ये सब चीज़ें होती है मेरे भाई, ठीक है। तो उचित वेतन और भत्ते न मिलने की स्थिति में कहीं कहीं वो हतोत्साहित होता है। आप समझ लीजिए जैसे कोई एक रिसर्चर है, ठीक है। अब जो रिसर्चर है वो करता क्या है बताइए, 1 मिनट रुकिए। अब जो रिसर्चर है, मान लीजिए वो रिसर्च किसी कर रहा है किसी अच्छे चीज पे, लेकिन उसकी सैलरी कम है। उसको क्या है, डर नहीं बना रहेगा कि यार रिसर्च कर रहा हूँ भैया, पता लगे कल से हमें निकाल दिया जाए, तो क्या ही उसको डर रहेगा ना। और जैसे मान लीजिए वो रिसर्च कर रहा है, उसको 1-2 बार ऐसे निकाल दिया गया, तो आगे जहाँ भी वो कहीं जाएगा, जब उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो पहले सोच लेगा, अरे भैया यहाँ भी निकाल सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि अपने कहीं एक जॉब दूसरी जगह फिक्स करके रखो, फिर इस पर काम करो। और वहीं दूसरी तरफ अगर मान उसकी 4 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी पर मंथ, गाड़ी सारा जाना, बढ़िया घर, बढ़िया से रिसर्च करेगा, उसके पास सब चीज़ है, लेकिन यही चीज़ होता है। अब दूसरा देखिए क्या है, पद। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है, लेकिन आप उसे उचित पद नहीं दे रहे हैं, और कोई आपका बहने बुआ का लड़का, ताऊ का लड़का है, आप उसे प्रमोशन कर रहे हैं, या जो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं वर्क, आप उनका प्रमोशन कर दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ईमानदारी से वर्क कर रहा है, लेकिन वही है कि वह आपका कोई अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपका जवाब दे रहा है तुरंत, तो आपको एक चीज़ बुरा लगती है और इसलिए आप उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ें गलत होती हैं ना। इसके बाद तीसरा चीज़ क्या होता है, कंपनी की नीतियाँ, कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो भी कहीं न कहीं व्यक्ति को अफेक्ट करती हैं। जैसे देखिए, कंपनी की गलत नीतियाँ, पक्षपातपूर्ण रवैया भी कामगारों को हतोत्साहित करता है। समझ रहे हैं ना। कंपनी कोई गलत नीति है तो
तो वो कहीं ना कहीं भाई व्यक्ति को तो इफेक्ट करेगी। और तीसरा चौथा क्या है, कार्यकारी दशाएं, कंपनी पॉलिसी। क्या कह रहा है कि कार्यकारी दशाएं अगर उचित ना हो, कार्यकारी दशाएं अगर उचित ना हो तो वातावरण दूषित हो। कार्यकारी दशाएं यानी कह रहा है कि कंपनी कंडीशन कह सकते हैं आप, कंपनी की दशाएं। अब जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे बिजली ना हो, वहाँ पे फैन ना हो, वहाँ पे एसी ना हो, पता लगे पानी की अच्छी सुविधा ना हो, मॉस्किटो हैं, तो क्या आप वहाँ पे वर्क कर पाओगे? भाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आप सपोज कर लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे प्रॉपर लाइट का व्यवस्था है, जहाँ पे प्रॉपर अच्छे पानी की व्यवस्था है, जहाँ पे प्रॉपर एसी वगैरह की व्यवस्था है जिससे आपको गर्मी न लगे, तो वहाँ पे आप अच्छा काम कर पाओगे। यहाँ पे ऑब्वियसली भाई आप जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ पे आप अच्छा काम करोगे। ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन IMAD का है, एक लीडर के अच्छे गुण क्या होते हैं, एक नेता के अच्छे गुण क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले लिखना है कि एक जो नेता है उसके 4 इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है फिजिकल क्वालिटी, भौतिक गुण। दूसरा क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गुण, फिजिकोलॉजिकल क्वालिटीज, बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल दिमागी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। इसके बाद क्या है, चारित्रिक गुण, कैरेक्टर क्वालिटीज। अब इसका मतलब आप समझिए भौतिक गुण क्या होता है। अब एक एक करके बताऊंगा, भौतिक गुण, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, चारित्रिक, एक एक करके बताऊंगा और इसके जितने प्रकार हैं वो भी बताऊंगा। आप केवल ध्यान से सुनते रहिए। देखिए भौतिक गुण जो होता है एक सफल नेता के लिए आवश्यक है, उसमें उच्च शारीरिक गुण होना आवश्यक है। वह तभी अपने अनुयायियों व अन्य कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर सकेगा। अब एक व्यक्ति ऐसा है उसका भौतिक गुण का मतलब समझ रहे हैं, शारीरिक गुण। शारीरिक गुण जैसे मान लीजिए वो नेता है, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, खाना पीना, शरीर अच्छा है, तभी तो दूसरों के साथ कह गए भाई यार चलो चुनाव आ गया है, 12 घंटे काम करना है, क्षेत्र में 14 घंटे रहना। पता लगा उसके पास हाथ है ही नहीं, पतला है, तो थोड़ी 14 घंटा काम कर पाएगा। जब वो खुद नहीं कर पाएगा 14 घंटे काम, तो किसी दूसरे को प्रेरित कर पाएंगे भाई आप 14 घंटा वर्क करो, नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहा है शारीरिक स्वास्थ्य ये होता है। अब शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत निम्न चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है उत्तम गुण। उत्तम गुण में क्या होता है कि नेता को अनेक कार्य एवं दायित्वों का निभाना पड़ता है तथा संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह उत्तम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो। इस संबंध में कहा जा सकता है कि उत्तम कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वहीं अस्वस्थ व्यक्ति बीमारियों का शिकार होता है। तो वही चीज़ें कह रहे हैं कि नेताओं को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों को निभाना पड़ता है। नेताओं को अनेक महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों को निभाना पड़ता है, अतः संपर्क में आने वाले प्रत्येक एक व्यक्ति को निभाना पड़ता, प्रत्येक एक व्यक्ति को प्रभावित करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि वह उत्तम स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हो। इस संबंध में कहा जा सकता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, वहीं स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका सेहत सही होता है, लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है तो उसका सेहत खराब होगा। ये चीज़ तो आप भी जान ही रहे हो। ठीक है, अब देखिए क्या दूसरा क्या है, भौतिक गुण में यानी शारीरिक गुण के अंतर्गत ही दूसरा पॉइंट है स्फूर्ति एवं सहनशीलता। कह रहे हैं कि स्फूर्ति का अर्थ जो होता है चैतन्यता होता है, सजगता होती है, सहनशीलता होता है, यानी कि और जबकि सहनशीलता का क्या अर्थ होता है कि कठिनाइयों के समय में धैर्य से काम लेने वाला ये होता है। कि स्फूर्ति का मतलब क्या हुआ, चैतन्यता, सजगता, सुशीलता। वही सहनशीलता का मतलब क्या है, धैर्य, जैसे कोई कठिन परिस्थिति आ गई उस टाइम पे धैर्य के साथ काम लेना सहनशीलता होती है। तो स्फूर्ति का मतलब भी समझ गए सजगता, सहनशीलता का मतलब विपरीत समय में अच्छे से काम करना। ये चीज़ होती है स्फूर्ति और सहनशीलता का अर्थ।
अब जब एक नेता के अंदर ये दोनों क्वालिटी रहेंगी तभी वो अच्छा कर पाएगा। नहीं पता लगा चुनाव का माहौल है, उसके ऊपर किसी ने लगा दिया करे यार ये जो नेता है इसका तो किसी लड़की के साथ अवैध रिलेशन है, इसने तो भ्रष्टाचार किया है, इसने तो जात के नाम पे दंगा करवाए, तो मान लीजिए वैसे अगर उसको भड़का दिया, उसका कोई गलत वीडियो बना के वायरल करा दिया गया, तो अगर वो कोई अरे भैया माफ़ करो, ये कोई समझदार है वो कहेगा नहीं ऐसा सब चीज़ गलत है और पूरा प्रूफ देगा। ये चीज़ होता है एक लीडर की अच्छी क्वालिटी। इसके बाद क्या होता है देखिए, बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अंतर्गत पहले जो आता है वो ये होता है कि स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। अब देखिए क्या होता है कि एक निश्चित परिस्थिति में अंतर्निहित तथा परिवर्तनशील दोनों ही तथ्यों पर विचार करने तथा ऐसे तथ्यों पर श्रेष्ठता के आधार पर उचित निर्णय को स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा। एक निश्चित परिस्थिति में अंतर्निहित तथा परिवर्तनशील दोनों ही तथ्यों पर विचार करके तथा ऐसे तथ्यों पर श्रेष्ठता के आधार पर उचित निर्णय लेना स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता कहते हैं। बौद्धिक क्षमता के आधार पे जो होता है बौद्धिक गुण, उसमें आप पहले लिखेंगे हेडिंग क्या, स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। इसमें सीधा आप लिख सकते हो कि व्यक्ति के अंदर वह प्रॉपर्टी जो व्यक्ति को एक विपरीत समय में अच्छा निर्णय लेने की क्षमता देती है, उसे ही कहते हैं स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि वह एक ऐसा निर्णय ले जो आने वाले समय में सही साबित हो, उसे ही स्वस्थ। ऐसा नहीं कि वो निर्णय ले बाद में वो गलत हो जाए, ना, वो जो निर्णय ले उसका परिणाम अच्छा हो। इसके बाद क्या होता है, मानसिक योग्यता। बौद्धिक गुण की आप बात कर रहे हैं और मानसिक योग्यता की बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर एक मानसिक योग्यता होनी चाहिए, बौद्धिक गुणों का विकास होना चाहिए, वो जो निर्णय ले बुद्धिमानी से ले, चालाकी से ले, जिससे वह सभी विरोधियों को धराशायी कर दे। इसके बाद तीसरा गुण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गुण। देखिए उपरोक्त बौद्धिक गुण और भौतिक गुण होने के साथ साथ व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक गुण होना आवश्यक है, तभी वह अपने अनुयायियों के अनुरूप कार्य करते हुए अपना नेतृत्व कायम रख पाएगा। यानी कि एक व्यक्ति में बौद्धिक शारीरिक गुण होने के साथ साथ उसमें एक अनुयायी का गुण भी होना चाहिए, तभी वो अपना दबदबा कायम रख पाएगा। तो ये कह रहा है पहले इसके अंतर्गत क्या, व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति। व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति वह शक्ति होती है जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के अंदर विश्वास एवं आदर का भाव होता है। यह गुण चरित्र का वह भाग होता है जो कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ उसे विकसित किया जाता है। ये कह रहा है कि जो व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति होती है इसको जन्मजात मिलता है। कहीं जैसे होता नहीं, जैसे तालिबान को आप ले लीजिए, तो तालिबान क्या है भाई, वो लोग लड़ने वाले हैं, उनके अंदर जन्मजात, उनके खून में डीएनए में क्वालिटी है। आप राजस्थान के ले लीजिए, जो राजपूत होते हैं वहाँ के, वो क्या है, उनके डीएनए में लड़ाई लड़ना। तो ऐसे सबका अपना डीएनए था। तो ये चीज होता है, कह रहे हैं कि जन्मजात होती है। लेकिन अब आप यही समझ लीजिए कि अगर आप ये समझ लें नहीं भाई ये जन्मजात है हमारे में, और ये समझ के आप कोई गलत काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। कुछ क्वालिटी जन्मजात होती है और कुछ को विकसित किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि अब आप पैदा हो गए तो इसका मतलब है कि अब आप ही हो, क्वालिटी विकसित भी करनी पड़ती है, ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होता है, सहकारिता। सहकारिता क्या होता है, आप सहकारिता का मतलब समझिए। नेता का एक महत्वपूर्ण गुण है जो सहकारिता होता है, यह नेता का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसमें एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह अपने अनुयायियों को संतुलन में रख सकेगा एवं उनकी संख्या में वृद्धि कर सकेगा। सहकारिता का मतलब है कि जो नेता एक व्यक्ति के साथ साथ कई लोगों के साथ मिलकर काम कर सके, उसे ही कहते हैं सहकारिता। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो केवल अपने समर्थक के साथ रहते हैं, तो उनके अंदर वो सहकारिता वाला गुण नहीं होता है। जबकि जिसके अंदर सहकारिता का गुण होगा वह सबको साथ लेके चलता है।
यही होता है सहकारिता का गुण। यानी कि ऐसा नहीं हुआ केवल जो लोग उसको मानते हुए, जो लोग नहीं मानते वो उनके सामने जीतने के बाद जाके हाथ जोड़ देगा कि भैया वोट दिए हो या नहीं, हम तुम्हारे काम के लिए हमेशा तैयार हैं। तो जब वो ऐसी बात करेगा, जो वोट नहीं दिया था इस बार, अगली बार वह जरूर देगा। तो एक नेता के अंदर गुण होता है। तो आपको हमने 4 गुण बताए। पहला एक होता है बौद्धिक, यानी कि शारीरिक गुण। नहीं, पहला गुण क्या था? भौतिक गुण, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक गुण। दूसरा क्या होता है? बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। इसके बाद क्या होती है? मनोवैज्ञानिक, फिजिकोलॉजिकल। इसके बाद चारित्रिक, कैरेक्टर मतलब ये है कि उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर वाला नहीं बताया था तो ये आप खुद लिख सकते हो। अब जब आप भौतिक गुण पढ़ोगे, यानी कि शारीरिक गुण, इसमें 2 चीज़ आपको पढ़ना रहेगा: उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति तथा सहनशीलता। जब आप बौद्धिक पढ़ते हो तो इसमें भी 2: मानसिक योग्यता, दूसरा स्वस्थ निर्णय लेने की क्षमता। मनोवैज्ञानिक गुण जब पढ़ते हो तो व्यक्तिगत आकर्षक शक्ति, और दूसरा क्या होता है? सहकारिता। तो ये सभी चीज़ें आपके अंदर होती है। तो भाई साहब, जो हमारा 5th चैप्टर था जिसका नाम था अरे यार, लीडरशिप एंड मोटिवेशन, मेरे भाई लोग वो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।